पर। नमस्कार। 1971 बसंतर का वो भीषण युद्ध जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जहां स्ट्राइक 1 कोर के वीर सैनिकों ने दुश्मन के 53 टैंकों को ध्वस्त कर उनके बड़े इलाके में कब्जा कर लिया था। इसी युद्ध की 51वीं वर्षगांठ मथुरा छावनी में पारंपरिक गौरव और गंभीरता के साथ मनाई गई, जिसे नाम दिया गया बसंतर स्मरण उत्सव। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जब हमारे देश के वीर सैनिकों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। बसंतर की ये ऐतिहासिक लड़ाई इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, जब एक ही दिन में स्ट्राइक 1 कोर के वीर सैनिकों ने दुश्मन के 53 टैंकों को तबाह कर उनकी युद्ध करने की इच्छा को कुचल दिया था। इस भीषण युद्ध की 51वीं वर्षगांठ मथुरा कैंट में पारंपरिक गौरव और सौहार्द के साथ मनाई गई, जहां वीर गति प्राप्त सैनिकों को जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्ट्राइक 1 तथा वे पूर्व सैनिक जो युद्ध में सम्मिलित थे, उनके द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस पावन अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी, एवीएसएम, एसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्ट्राइक 1 ने अपने संदेश में समस्त पदों को राष्ट्र की सेवा में स्वयं को समर्पित करने एवं देश के हितों को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। 1971 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध एक निर्णायक जीत हासिल करी थी, और जिसको कि आज हम एक विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इसी दिन जो है पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश राष्ट्र का जन्म भी हुआ था, और वहीं पश्चिमी सीमा पर 1 कोर के नेतृत्व में एक निर्णायक लड़ाई, जिसे कि हम बैटल ऑफ बसंतर बोलते हैं, उसमें 1 कोर के अंतर्गत भारतीय सेना ने एक निर्णायक जीत हासिल करी थी, और उसी को हम बसंतर डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और आज के दिन हम बसंतर की लड़ाई में मारे गए शहीदों को द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, 1 कोर की स्थापना लेफ्टिनेंट जनरल पीओ डुन द्वारा 1 अप्रैल 1965 को हुई थी,
और रेजिंग के तुरंत बाद ही वन कोर ने 1965 की लड़ाई में भाग लिया था पश्चिम कमान के अंदर, और उसके बाद 1971 की लड़ाई में ही मुख्य भूमिका अदा की थी। तत्पश्चात जब दक्षिण पश्चिमी कमान रेज हुई तो वन कोर दक्षिण पश्चिमी कमान के अंतर्गत आई। और जैसा कि आपको सभी को विदित है, पिछले कुछ सालों में जब हमारे नदन बॉर्डर्स में दुश्मन का रुख आक्रामक होने लगा तो उस तत्पश्चात वन कोर का जो ऑपरेशनल रुख है वो भी जो है उत्तरी सीमा के लिए कर दिया गया, और उसके अंतर्गत हम 15 अप्रैल 1921 से जो है नदन कमांड के अंतर्गत आए। जब हम बैटल ऑफ बसंतर की बात करते हैं तो वन कोर ने इस लड़ाई में पश्चिम फ्रंट में एक विश्व, अगर कहा जाए तो विश्व की एक ये महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक मानी जाती है, और एक ये निर्णायक लड़ाइयों में से मानी जाती है, जिसमें कि वन कोर के नेतृत्व में विरोधी सेना पर पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित करते हुए हमने महत्वपूर्ण जीत हासिल करी थी सकरगढ़ बल्ज में। और इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने दुश्मन के 53 टैंकों को तबाह किया था और तकरीबन 60 सैनिकों को बंदी बनाया था। इस परम उपलब्धि के लिए वन कोर को 2 परमवीर चक्र, 10 महावीर चक्र, 42 वीर चक्र, 89 सेना मेडल और 28 मेंशन एंड डिस्पैचेस से भी नवाजा गया था। इन वीरता पुरस्कार पाने वालों में मेजर होशियार सिंह 3 ग्रेनेडियर्स जिनको परमवीर चक्र मिला था, और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल 17 हॉर्स इनको भी परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था। इन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को परवाह किए बिना बहादुरी से यह लड़ाई लड़ी थी। जैसा कि मैंने पहले कहा, अब देश में की उत्तरी सीमाओं पर निर्णायक शक्ति की भूमिका के रूप में एक कोर को चुनौतीपूर्ण संघर्षों का सामना करने की जरूरत है, और हमारा देश दुश्मनों द्वारा किए किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमसे ठीक वैसी ही अपेक्षा रखते हैं जैसे कि हमारे पूर्वजों ने बसंतर की लड़ाई में निर्णायक जीत हासिल करी थी। आज बसंतर दिवस की 51वीं वर्षगांठ पर हम अपने महान राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को मेहनत से प्रशिक्षित करें और आगे आने वाली चुनौतियों के प्रति अपने को प्रतिबद्ध करें। हम आज इस ऐतिहासिक अवसर पर बसंतर की लड़ाई के शहीद वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उसमें हिस्सा लेने वाले वीरों को तथा उनके परिवारों को नमन करते हैं। हमारी वन कोर के सभी सदस्यों को इस दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। अभी आपने देखी बसंतर स्मरण उत्सव पर ये टीवी रिपोर्ट। आइए हम सब भी वीर सैनिकों को करते हैं नमन और लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भारत एक ऐसा स्थान है जहां पर जीव में ही नहीं निर्जीव में भी ईश्वर के दर्शन किए जाते हैं। बात की जाए चंद्रमा की, सूर्य की, किसी भी जीव की, जंतु की, वायु की, यहाँ तक के जल की भी, उसे भी ईश्वर का अंश ही माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें ब्रज की, तो यहाँ के प्रत्येक स्थान में देवालयी संस्कृति और परंपराओं का प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलता है। देवालयी संस्कृति के अध्येताओं की 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ ब्रज के वृंदावन में। आइए आपको लेके चलते हैं इसके विभिन्न आयामों की ओर। भारतीय देवालयी परंपराएं और संस्कृति इतनी वृहद है कि इस विषय पर जितना भी ज्ञान हमने अर्जित किया है वह अभी भी ज्ञान के भंडार का अंश मात्र है।
अनगिनत जिज्ञासु अध्येता इन विषयों पर समय समय पर एकत्र होते हैं और अपने ज्ञान को साझा करते हैं। इसी क्रम में देवालय संस्कृति के अध्येताओं की 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ ब्रज के वृंदावन स्थित श्रीधाम गोदा विहार में। इस आयोजन में देश ही नहीं विदेश से भी अध्येता अपने ज्ञान को साझा करने के लिए वृंदावन पधारे। इस आयोजन के विषय में विस्तार से बताया लक्ष्मी नारायण तिवारी ने। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान मंदिर श्रीधाम गोदा विहार वृंदावन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी भारत की मंदिर संस्कृति और परंपराओं पे एकाग्र देवालय संस्कृति के रूप में यह पहला आयोजन वृंदावन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए शोध अध्येता विद्वान अपने शोध पत्र भारत की महान मंदिर संस्कृति पर प्रस्तुत कर रहे हैं। शाम को आज रंगजी मंदिर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से परिभ्रमण, हेरिटेज वॉक एवं ब्रज की मंदिर कला सांझी का परिदर्शन पूरे देश भर में से आए मंदिर संस्कृति के अध्येता और विद्वान यहाँ कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत यहाँ पर केसी घाट की हेरिटेज वॉक जो 27 तारीख को होगी और 26 तारीख को प्रातः है गोविंद देव मंदिर की हेरिटेज वॉक होगी। 27 तारीख को अपराह्न ब्रज के संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलाकारों, अध्येताओं का और विद्वानों का सम्मान समारोह 2022 आयोजित किया जाएगा। वृंदावन में स्थापित मंदिरों की शैली और विशेषताओं के विषय में जानकारी देते हुए आप हैं शांति स्वरूप सिन्हा। प्रश्न ये है कि मंदिर क्या केवल एक धार्मिक स्थल है? मंदिर वस्तुतः भारतीय संस्कृति और परंपरा का धर्म प्राण है। वो प्राणस्थल ही है जहां जीवन की संवेदनाएं हैं, जीवन के शाश्वत मूल्य हैं और साथ ही साथ एक वो संपूर्ण समग्र धारा है जो पूरे भारतीय जनमानस को आपस में जोड़ती है। इसे केवल एक वास्तु के रूप में देखना यह उचित नहीं होगा, बल्कि इसको समग्रता में देखने की आवश्यकता है। और शायद यह जो संगोष्ठी है उसी बात के चिंतन को आगे बढ़ाती है कि कैसे एक मंदिर एक पूरे जन समूह को अपनी ओर बिना किसी अन्य आकर्षण के न केवल जोड़ती है सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, पर्यटन की दृष्टि से, और उसके साथ जब ये तीनों चीज़ें जुड़ती हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें शिक्षा भी है, उसमें आर्थिक उन्नति भी है और अन्य गतिविधियां उसके अंतर्गत अंतर्निहित हैं जो दिखलाई तो नहीं पड़ती लेकिन वो इनबिल्ट हैं, वो जुड़ी हुई हैं। और एक तरीके से हम दूसरी तरफ अगर बात करें, मंदिरों के संदर्भ में बात करें, तो शैलीगत विशेषताएं, उनका परिक्षेत्र और परिक्षेत्र में जो अन्य क्रियाकलाप उससे जुड़ते हैं, तो मंदिर एक वास्तु से स्वयं में एक विराट पुरुष कैसे बनता है। और इसीलिए भारतीय परंपरा में मंदिरों को वास्तु पुरुष कहा गया है। और वो जो देवाधिदेव की परिकल्पना है, वह परिकल्पना मंदिरों के माध्यम से साकार होती है। वस्तुतः मंदिर एक केवल आध्यात्मिक क्षेत्र का तो निर्माण करते हैं, लेकिन उस आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ने वाले अन्य लोगों के ऊपर उनके ऊपर जो एक मानसिक
प्रभाव पड़ता है और जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। किसी भी देश के उन्नयन और विकास में शांति और सौहार्द की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से यह मंदिर वास्तु, देवालय और उसके पीछे जो भारतीय संस्कृति है वो सबको जोड़ने का काम करती है। मंदिरों और मूर्तियों की स्थापत्य कला और शैली के विषय में अपने ज्ञान को साझा किया श्री कृष्ण जुगनू ने। भारत के लिए आप देखिए 3 प्रकार के मंदिर मुख्य रूप से रहे, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर। इन तीनों को हम मिलाएं तो नागर शैली जो हिमाचल से लेकर विंध्याचल तक और विंध्याचल से लेकर कन्याकुमारी तक द्राविड़ शैली, और इन दोनों के बीच में जो शैली है वो वैसर शैली है। हमारे यहाँ जो आगम ग्रंथ हैं या उनमें भी जो शैवागम हैं या फिर वैष्णवागम हैं, तो वो शैवागम 6 प्रकार के मंदिरों की परंपरा को कहते हैं, है यही, लेकिन इनमें भी 3 कोटि और दे दी। और जो हमारे पास वैष्णवागम हैं वो भी यही नाम देते हैं, लेकिन इनकी संख्या बढ़ाते बढ़ाते मैं इस लाइन को यूँ कहता हूँ, मंदिर निर्माण का जो सिलसिला इस हिंदुस्तान में चला तो 11वीं और 12वीं शताब्दी तक चलते चलते मुझे ऐसा लगता है भारत में हजारों प्रकार के मंदिर बनने शुरू हुए और ये सिलसिला आज तक नहीं रुका। एक हम लोगों को कितना आश्चर्य होगा कि मंदिर एक तरह के नहीं बने, अनेक प्रकार के बने। नागर शैली में भी कितनी शैलियाँ, द्राविड़ शैली में भी कितनी शैलियाँ और वैसर शैली में भी कितनी शैलियाँ। मुझे सम्रांगण सूत्रधार, जिसको राजा भोज ने 1155 ईस्वी से पहले लिखा, उसमें वो लिखते हैं और इतनी लंबी सूची देते हैं मंदिरों की, यदि उनका एक एक नमूना भी बनाया जाए तो ये हिंदुस्तान कम पड़ जाए, यानी नमूने के लिए भी एक देश कम पड़ता है भारत। इसका अर्थ हम लोग ये कह सकते हैं भारत के संदर्भ में कि ये देश मंदिरों को अपनाने वाला देश, ये देवालयों का देश, ये आस्था का देश। यहाँ हमारी पगडंडी शुरू होती है तो मंदिर से और घर जाके हम लौटते हैं तो फिर मंदिर तक। ये वो देश है जहाँ सूर्योदय से मंदिरों में प्रतिमाओं का निवेश हुआ है। कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि साहब ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ सूर्य की उगते ही पहली किरण मूर्ति पर पड़ती है। ये कैसे आश्चर्य था, यह कैसी गणित थी। यानी जिस दिन हम लोगों ने नींव रखी मंदिर की, उस दिन का जो सूर्योदय और सूर्यास्त काल था उसके बीच में हमने रेखाकरण किया और ये जो मत्स्य रेखा उत्पादन है उसके तहत हम लोगों ने मंदिर की जो प्रमुख देवता है उनकी मूर्ति रखी। तो उस दिन जो सूर्योदय होगा उसकी पहली किरण मूर्ति पर पड़ेगी। सांझी ब्रज की प्राचीनतम लोक कलाओं में से एक है। ये कला जितनी चित्ताकर्षक है उतनी ही श्रम साध्य भी है। सांझी कला ब्रज के मंदिरों में अनिवार्य रूप से दृष्टिगत होती है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी सांझी कला देखने को मिली। आज हम यहाँ संगोष्ठी कर रहे हैं गोदा विहार मंदिर में, वृंदावन में, और इस संगोष्ठी में 10 सत्र हैं। 10 सेशंस आर देयर and we have scholars coming from throughout India and even US. So we have 10 sessions here और इन सत्रों में हमने चर्चा की है मंदिर संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर। पहला सत्र जो है वो चेयर किया गया डॉक्टर अमिता सिन्हा के द्वारा, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस अर्बाना कैंपेना, USA। दूसरा जो सत्र था वो हमारा आज का जो सत्र था दैट वाज ऑन टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस एंड सेक्रेड साइट्स। तो आप ये देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के सत्र, और सिर्फ ये बहुत इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर सिर्फ इतिहास के लोग नहीं, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग विषयों से आकर जुड़ रहे हैं और यहाँ आकर के भारतीय संस्कृति के अध्येताओं से
मिलकर के तथा उनके सारग्राही जो उन्होंने अपने बातों को रखा है देवालय संस्कृति के ऊपर, वे बहुत ही विशद तथा गंभीर अर्थ से युक्त हैं। वृंदावन को वैसे ही देवालय संस्कृति का एक बहुत बड़ा स्थान माना जाता है। कहा जाता है वृंदावन में 5,500 मंदिर हैं और हर मंदिर अपनी एक विशिष्ट शैली को लिए हुए है। और ऐसे इन देवालयों की नगरी में देवालय संस्कृति की परंपराएं, उनकी विशिष्टताएं, उनका इतिहास, उनका संरक्षण, ऐसी गोष्ठी का होना निश्चित ही इस यहाँ की वृंदावन की परंपरा को और समृद्ध करते हुए और संरक्षित करते हुए ये बहुत ही अच्छे योगदान देते हुए यह संगोष्ठी, ये कार्यक्रम जा रहा है। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में वृंदावन धरोहर परिदर्शन का भी आयोजन किया गया। भारतीय देवालय की संस्कृति और उसकी परंपराएं अत्यंत ही वृहद हैं। इनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। अब हो चला है हमारे इस कार्यक्रम का समापन। स्वीकार कीजिए हमारी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ऐसी बात करते हो यार, अपने दोस्तों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ यार, इस मोबाइल ने तो दोस्तों से मुलाकात पर पहरा ही लगा दिया है। ये बात तो बिल्कुल सही कही भाई साहब आपने। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। अबे भाई, चलता हूँ भाई। अरे शाम 6 बजे तक मुझे घर पहुँचना है। क्यों? अगर जल्दी नहीं जाएगा तो क्या भाभी डांटेंगी? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या साली साहिबा आई हुई है? अरे नहीं भाई, ऐसी बात भी नहीं है। तो फिर बात क्या है? दरअसल शाम 6 बजे दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर एक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आता है, सेहत आपकी। सेहत आपकी? हाँ, और मैं कभी भी उसे मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें सेहत संबंधी बहुत सी जानकारियाँ डॉक्टरों द्वारा दी जाती हैं। अरे तो आज हम सब लोग यहीं पर मिलकर देखते हैं ना, सेहत आपकी, शाम 6 बजे। सेहत आपकी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD UP पर। ओ रमा बेटा, रमा, जी बाबूजी। कहाँ थी बहू? बाबूजी, वो बगल वाली आंटी आ गई थी, उन्हीं से बातें करने लगी थी। देखो बहू, रमेश की नौकरी तो बाहर लगी है और तू यहाँ कब तक औरों से इधर उधर की बातें करती रहेगी? तू भी तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, कुछ काम करेगी तो 4 पैसे हाथ में आएंगे और समय का सदुपयोग भी होगा।
मैं कल एक कार्यक्रम में गया था, वहां एक उद्यमी महिला ने अपनी सफलता की कहानी सुनाई। वो एक समूह चलाती हैं और उनके साथ 10 औरतें और काम करती हैं। मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने तुम्हें भी प्रशिक्षण देने और काम देने को कहा है। तो आज ही मेरे साथ चलना। जी बाबा।